अब लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा पाकिस्तान की इकॉनमी रिलेटेड है। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को हम देखते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी एग्रीकल्चरल इकॉनमी है। प्राइमरीली इसकी जो बेस है वो एग्रीकल्चर है। लेकिन अब क्या है कि आपके पास एग्रीकल्चर भी आ चुका है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है, देन सर्विसेज सेक्टर भी है। और ये दुनिया की 45th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और इसका टोटल वॉल्यूम है वो 346.34 बिलियन डॉलर्स है। यानी इतना ज्यादा इसका हुजम है। लेकिन अभी क्या है कि हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ चल रही है। लेकिन रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो आफ्टर 2008, जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन आया था, और उससे पहले वॉर ऑन टेररिज्म, हमारी इकोनॉमी जो है बड़ी स्लो ग्रोथ की शिकार रही है। इसमें आपके पास जैसे अब डिफरेंट, हम आगे अभी उसको देखते हैं, उसको डिटेल में देखते हैं कि किस तरह कौन कौन से फैक्टर्स ने इसको किया है। लेकिन हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट रहा है वो 2% है, जो कि लेस देन हाफ ऑफ द साउथ एशियन के। साउथ एशियन में आपके पास जो ज्यादातर इकोनॉमीज हैं उनकी 5% से वो ज्यादा रही है, लेकिन हमारी 2% से भी, कि अगर हम उसका एवरेज निकालते हैं तो वो 2% रही है। दैट इज फॉर लेस देन ऑल अदर कंट्रीज, जिसकी मेजर वजह स्टैग्नेंट एग्री सेक्टर है, इंडस्ट्रियल बेस अच्छी नहीं है, अनमार्केटेड सर्विस इंडस्ट्री है। और उसके बाद ये जो पेंडेमिक्स, जिस तरह भी क्लाइमेट चेंज है, उससे पहले कोविड आया था, ये इकोनॉमिक क्राइसिस को और ज्यादा परपेचुएट कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास फेज आता है वो आपके पास 50s का है। अब 50s में आपके पास क्या हुआ कि पाकिस्तान एक नई कंट्री बना था। अब नई कंट्री बनता है पाकिस्तान, तो उस टाइम पे पाकिस्तान के पास दो चॉइसेस थी। या तो कैपिटलिज्म की तरफ जाए या कम्युनिज्म की तरफ जाए। अब पाकिस्तान की उस टाइम पे जो मसाइल थे, जैसे पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल बेस नहीं थी उतनी, उसके बाद पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान पार्टीशन होके इस साइड पे आया था। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि उस टाइम पे फ्लैट मॉडल था कि हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर क्या हुआ कि 60s में हम किधर चले गए, जब हम 1955 और 56 में सीटू और सियांटो में गए, तो हमने चूरन कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉर सस्टेनेंस ऑफ आवर सेल्व्स, कि हमने अपनी इकानमी को बेहतर करने के लिए वेस्टर्न जो कैपिटलिज्म है उसको अडॉप्ट किया, जिसकी बेस इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। यानी आप देखते हैं कि उस टाइम पे आप पढ़ेंगे, मैं नीचे रीडिंग्स भी शेयर करूंगा, टाइम में मोस्टली जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए और ग्रीन रेवोल्यूशन आई। फिर उसके बाद उस टाइम पे आपके पास जो नहरी निज़ाम है उसको अच्छा किया गया। सो इस तरह जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस टाइम पे अराउंड 6% के हमें देखने को मिलती है। फिर क्या हुआ कि आपके पास 1965 की वॉर और 1971 के डिबेकल के बाद जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब आते हैं, अब यहाँ पे जो इकॉनमी है वो आपके पास कैपिटलिस्ट इकॉनमी थी। जो हमने स्टार्ट में अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिटरमाइन कर रही थी इकोनॉमिक एक्टिविटी को। लेकिन यहाँ पे जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब आए तो ये कमांड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लेके आए, इन्होंने नेशनलाइजेशन करना स्टार्ट कर दी। और यही वो टाइम है जहां से हमारे पास हमारा जो मेजर एक आईएमएफ के साथ रिलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी उस टाइम पे, और ओपेक क्राइसिस और जो एक इकोनॉमिक रिसेशन इन 1972 में एक एक प्रिज्यूमेबली आया था, उसकी वजह से हमारा मसला स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके पास जो अफगान जिहाद स्टार्ट हो जाता है 1979 से 1980 में। सो यहाँ पे जो ज़ियाउल हक साहब हैं, बेल आउट पैकेज के लिए जाते हैं आईएमएफ के पास, और हमारी इकोनॉमी जो है वो ज़्यादातर लोन और इस तरह फॉरेन जो असिस्टेंस है उसकी बेस पे चलती रहती है। फिर उसके बाद 90s में, जब 1981 में हमारा ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे सोवियत यूनियन की इन्वेजन, तो एज अ रिजल्ट ऑप्शन लगना स्टार्ट हो जाती हैं। ये 1998 तक रहती हैं। फिर उसके बाद 2001 तक सीवियर सैंक्शन, यानी कांग्रेस वहाँ पे अमेरिकन जो पास करते हैं, और एज अ रिजल्ट पाकिस्तान की इकॉनमी
सिवियरली सैंक्शंस होती। फिर 2001 से लेकर आपकी 2014 तक वॉर ऑन टेररिज्म की वजह से प्लस आईएमएफ की वजह से जो इकॉनमी आपकी चलती रहती है, तो अफेयर चलता रहा है, जिसमें देन उसके बाद पेंडेमिक है, देन उसके बाद क्लाइमेट चेंज है। तो इस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी का एक जो है वो साइकिल चलता है। जो एनुअल रेट जो है was 6.8% in 1960s, 4.8% in 1970s and 6.5% in 1980s। और उसके बाद एवरेज ग्रोथ है 4.65 साल की। यानी आप देख सकते हैं कि 19 के साथ थे, फिर 1970 में हमारी दोबारा 5 से नीचे चली गई, फिर उसके बाद 1980s में हमारी चूंकि वो अफगान जिहाद और वो सारा चल रहा था, तो उसकी वजह से हमारी इकॉनमी दोबारा उस एक पीक देखने को हमें मिलती है। अब जो पीक है हमारा, उसमें सबसे पहले आईएमएफ प्रोग्राम है। यानी जो बार बार आईएमएफ के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह यह है फौरन से वो गायब हो जाती है। फिर उसके बाद एक एक्सचेंज रेट जो क्राइसिस है वो चलना स्टार्ट है। पाकिस्तान ने अभी से लिए 47.47 जो एफडीएमएलएन थे, और 18% आपके मल्टी डिक्टेटर्स ने लिए। हम लोन होता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, कि आपके कुछ जिन्हें एसडीआर कहा जाता है, वो आपके पैसे वहां पे पड़े होते हैं सारी कंट्रीज की, एज कंपेयर टू देयर कंट्रीब्यूशन इन द होल बास्केट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब दूसरा क्या है कि आप बैंक होने जा रहे हैं, तो आपको वो पैसे देते हैं टू पुल यू आउट फ्रॉम ऑल क्राइसिस। आईएमएफ पे जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ये जो कंट्रीज की रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस नहीं करता। ये जिस अभी टाइम पे अगर आप आईएमएफ की वो स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूएस की है। सो एज अ रिजल्ट तो हमें वो ब्लैकमेल करते हैं through FATF. So as to choose sides are to be expert in fulfilling the interest of the markers. और अभी तक 2013 फिर 2016 देन अभी जो करंट गवर्नमेंट है अगेन एंड अगेन ट्रैप हुई हुई है इन द सेम साइकिल। और यहाँ पे ये चीज देखें कि बेल आउट पैकेजेस 2008 में हमने बेल आउट पैकेज लिया, फिर 1995 में लिया, 2000 में लिया, देन 1993 में लिया, 1988 में लिया, 1997 में लिया, 74 में लिया, कि जब हम वी वर अबाउट टू बैंकरप्ट। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान जो है वो अभी तक एक परपेचुअल साइकिल में है, जिसमें 12 बेल आउट पैकेजेस हैं आपके पास। यानी हम हमारा क्राइसिस अभी तो खत्म ही नहीं हो रहा। उसके बाद जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास टैरिफ हाइक्स होती हैं, उसके बाद डेवलपमेंटल जो बजट्स हैं वो जो उसमें कट ऑफ हो जाता है आईएमएफ की वजह से। आपके पास प्राइवेटाइजेशन की उनकी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है
वो कहते हैं कि जी आप जितनी भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं उनको प्राइवेटाइज करते हैं। अब स्टेट ओन एंटरप्राइजेज कौन सी हैं? हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन है, देन उसके बाद पीआईए। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी जो ऑलरेडी वीक है, जब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होती है तो उसका जो बर्डन है वो कॉमन पर्सन पे जाता है, जिसका रिजल्ट आपके पास हाइपर इन्फ्लेशन निकलता है। और हाइपर इन्फ्लेशन के नतीजे में आपके पास लो ग्रोथ रेट होती है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि आईएमएफ की वजह से ऑयल प्राइसेस को देख लें, दूसरी जो कमोडिटीज हैं उनकी प्राइसेस को देख लें, और जो रिकवरी है वो स्नेल स्पीड होती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता होती है, उसको एक टाइम लग जाता है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी में डिपेंडेंसी क्रिएट होती है जो कि चल रही है अभी तक। हम बार बार आईएमएफ पे डिपेंडेंट हैं। और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो जब ज्यादा होते हैं तो जो आउट हॉट मनी, यानी जो एक फॉर टाइम बीइंग आती है, वो ज्यादा वहां से गायब होना स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि हमने पेंडेमिक में देखा। फिर उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम है आपके पास, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टैंड्स एट 19 बिलियन 90 बिलियन इन मंथ ऑफ फेब, with major inflows going into communication, trade and power sectors. बट ज्यादा क्या है कि आपके सारे एग्स जो हैं वो चाइनीज बास्केट में है। सी पैक 49% जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की तरफ से आ रही है। ये 25% इंक्रीज तो हुई, लेकिन अभी भी जो हमारे पास लास्ट स्टैटिस्टिक्स थे 2020 के, 121 मिलियन पे है। ये आप देख सकते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 21 में देख लें, फिर 21 के अक्टूबर में देख लें, फिर जनवरी में देख लें, तो ये हमें एक कंप्लीट डिक्लाइन दिखाई देता है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ा डिजास्टर्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो 49% है वो चाइना से आ रही है, यानी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ से आ रही है, हालांकि दूसरी कंट्री से भी यहाँ पे आनी चाहिए। सो एज अ रिजल्ट हम टोटली रिलाई कर रहे हैं चाइना पे। इसकी जो मेन वजह है कि यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, करप्शन है, सिक्योरिटी जो है हमारी वो बड़ा मसला रहा है वॉर ऑन टेररिज्म की वजह से, और हमारा एक नेगेटिव इमेज है एट इंटरनेशनल सिनेरियो, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है यहाँ पे। क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या क्रिएट करती है कि आप किसी किसी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, अब उसे ये यकीन ही ना हो कि 2-3 साल बाद ये होगा कि आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो वो मे भी कोई और पॉलिसी बना दे, क्योंकि पॉलिसी एक्सटेंशन तो यहाँ पे है ही नहीं। तो एज अ रिजल्ट उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं हो पा रहा। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास लेबर है उसका स्किल सेट ही इतना अच्छा नहीं कि वो इंटरनेशनल मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके। जो रियल पोटेंशियल है वो आपके पास रियलाइज ही नहीं हो रहा। और हम जो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए थे, टूरिज्म को जो हमने एक रिसोर्स बेस बनाया था, मार्केटिंग लैप्सेस की वजह से, यानी हम उनको मार्केट ही नहीं कर पा रहे कि जहाँ पे आप आए और इन्वेस्ट करें, इसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही। अब साउथ कोरिया और चाइना दो प्राइम एग्जांपल दी जाती हैं इन द वर्ल्ड कि उन्होंने किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ को रियलाइज किया। लेकिन जब हम देखते हैं 1972 के बाद चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मेजर रीजन थी वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे। आज भी जाके आप पढ़ लें, लेकिन पाकिस्तान उस पर फोकस ही नहीं कर रहा। फिर जिसमें आपके पास 9 अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिनमें से 2 से 3 जिनमें फैसलाबाद वाला है, राका पोशी वाला है, ग्वादर वाला है, उस पर काम स्टार्ट हुआ है, बाकी पे हुए नहीं है। फिर रेकोडेक केस आपके सामने है कि किस तरह यहाँ पे आपके पास जो एक ऑर्गेनाइजेशन आई उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, और सुप्रीम कोर्ट जिसने जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे उसको नल एंड वाइड करार दिया। अब कोई और आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। फिर इसके बाद जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनको हम पैसे ही नहीं देते, और उनका भी ट्रस्ट यहाँ से खत्म हो गया, और क्रेडिबिलिटी इश्यूज आ गए आपके पास। सो ये आपके पास एक इशू है। देन उसके बाद जो एफ है, एक डमैकल स्वॉर्ड की तरह हमारे ऊपर लटक रही है। अब यहाँ पे ऑल दो अभी इसकी बातचीत कम हो गई है, लेकिन अभी स्टिल इट्स लूमिंग लार्ज ऑन आवर हेड। अभी हम हॉट वाटर से बाहर नहीं गए। उसने आईएमएफ ने ऑल दो ये एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान कंप्लीट कर रहा है एक्शन प्लान को, लेकिन स्टिल
देर आर एरियाज के जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इशू हैं, और इसकी वजह जियोपॉलिटिकल स्पिन है। हो सकता है कि उन्हें अफगानिस्तान में अपनी चाहिए, लेकिन स्टिल इश्यूज आते हैं। जब इश्यूज होंगे तो FATF एक रीजनल बॉडी है जो कि 1970 से ऑनवर्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के जो रशिया में थी उसको स्टॉप करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद 2001 के बाद जब वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट होती है तो इसका रोल पूरी दुनिया की इकोनॉमी में बढ़ गया है। 3 लिस्ट होती हैं इसकी, व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। उसके हिसाब से जो इंटरनेशनल मार्केट के डायनामिक्स हैं वो इसको जो है वो डील करते हैं किसी भी मुल्क के साथ। इसकी जो रेटिंग है वो डिटरमाइन करती है कि इसका कितना रोल होगा इंटरनेशनल मार्केट में। सो हम अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं। फर्दर अगर हम इसकी बात करते हैं, आपके पास इकोनॉमिक क्लाइमेट नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एब्सेंस ऑफ लॉन्ग लास्टिंग इकोनॉमिक रोड मैप है। देन उसके बाद पॉपुलेशन कर्व चल रही है आपके पास। फिर बजटिंग विद कंस्ट्रेंट्स है, करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज हैं, टैक्सेशन इश्यूज हैं। देन उसके बाद आपके पास डेट ट्रैप्स है, और आपके पास जो लॉस मेकिंग स्टेट ओन एंटिटीज हैं। एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं है, इनफॉर्मल और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। देन उसके बाद हमारे पास वैल्यू एडेड जो गुड्स हैं उसकी कमी है, IMF के मसले हैं, सर्कुलर डेट है आप हमारे पास। सो ये कुछ चंद एक मसाइल हैं। अब बारी बारी इनको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। अब अनफेवरेबल इकोनॉमिक क्लाइमेट, consistency, political instability, absence of long-lasting economic reforms. अब कई लोग कहते हैं जी एनर्जी क्राइसिस है, but according to me, this is the fundamental reason for any sort of degradation in the economy of Pakistan. फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब अल्लाह या अमृता सेन, जो भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहते हैं, वो कहते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्लाइमेट क्वांटिसेंशियल होता है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, टेररिज्म बैकड्रॉप, फिर उसके बाद सेपरेटिज्म जिसमें BLA है, वो क्या कह रहे हैं कि वो एक अनस्टेबल इकोनॉमिक क्लाइमेट बना रहे हैं। इसकी वजह से हमने देखा कि हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही नहीं आती। देन उसके बाद क्या है कि ब्लेम गेम है कि हर गवर्नमेंट आती है, पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करती है और इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज कर लेती है। यानी पहले हम फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरेस्ट रेट हम फ्री फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की बात करते थे तो अगली गवर्नमेंट उसको फिक्स कर देती है। सो एज अ रिजल्ट जो एक कंसिस्टेंसी है वो खत्म हो जाती है। देन ऑर्डिनेंस बेसिस लेजिस्लेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब ऑर्डिनेंस क्या है कि प्रेसिडेंट के पास एक एग्जेक्टिव पावर है कि वो इशू कर सकता है कोई भी ऑर्डिनेंस। और ये कब होता है, जब आपकी पार्लियामेंट जो है वो इन हाउस नहीं होती। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अगर इस तरह का ऑर्डिनेंस जब आता है तो उस पे लेजिस्लेचर में बातचीत ही नहीं होती। जब बातचीत नहीं होती तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस नहीं किया जाता। सो एज अ रिजल्ट उसमें लूपहोल्स रह जाते हैं और वन साइडेड होता है, इंक्लूसिव नहीं होती पॉलिसी। सो जिसकी वजह से हम आप पाकिस्तान में यही डायलेमा चलता आ रहा है। आप सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को देख लें। उसके बाद अभी देन आप जो एक और मसला चल रहा है अफगानिस्तान वाला, कि हमारे बिल्कुल जो बॉर्डर पे जो हमारे नेबर है अफगानिस्तान, वहां पे एक सिविल वॉर, एक क्राइसिस चल रहा है ड्यू टू द हेस्टी विड्रॉल ऑफ द US। अब ये क्या है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन्वेस्टर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहां से इमिग्रेंट्स आएंगे, टेररिज्म आ सकता है, स्मगलिंग हो सकती है, ड्रग्स आ सकती हैं। सो एज अ रिजल्ट इस सारे का सारा जो एक सिनेरियो है या जो आपकी इकोनॉमी जो है वो डिविंडल करेगी। देन उसके बाद हमारी जो पॉलिसीज हैं हिस्टोरिकली दे हैव रिमेन 5 years शॉर्ट टर्म और पर्सनलाइज। जैसे हमने पहले भी देखा कि 50 वाला एरा देख लें, 60 वाला देख लें, जुल्फकार अली भुट्टो का देख लें, नवाज शरीफ का देख लें, जिसको डर्टी कैपिटलिज्म कहा जाता है, इमरान खान की अपनी पॉलिसीज थी। तो ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म है और हमेशा से पर्सनलाइज रही है। सो एज अ रिजल्ट क्या है कि ये सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तानी इकोनॉमी। अगला आपके पास जो बड़ा इशू है वो है मैल्थुसियन कर्स, यानी आपकी पॉपुलेशन जो है वो रिसोर्सेज से ज्यादा होती जा रही है और एज अ रिजल्ट आपके पास क्या है, पॉवर्टी क्रिएट हो रही है। जैसे
हमारे पास एक साइड तो पॉपुलेशन बम है और दूसरी साइड पे अंडर यूटिलाइज्ड यूथ बल्ज है कि हम उस यूथ बल्ज को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। सिक्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आपकी पाकिस्तान पूरी दुनिया में, 20 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस, और अभी उससे भी ज्यादा हो चुकी होगी, और ग्रोथ रेट 2.5% है। देन जिसका यानी जिसका मतलब है कि 40 करोड़ और ऐड हो जाएंगे बाय 250, जो कि 57% इंक्रीज है। 30th हाईएस्ट बर्थ रेट इन द वर्ल्ड है पाकिस्तान का, और सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है पाकिस्तान का इन साउथ एशिया। जिसकी वजह से क्या हुआ है, मैल्थुसियन कर्व के, यानी रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, गवर्नमेंट के पास इतने ज्यादा वो बजट नहीं है, इतने ज्यादा रेवेन्यू है कि उनको फुलफिल कर सके। 2018 में इसका सो मोटो भी लिया गया, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं। जिसकी सबसे बड़ी वजह लो कॉन्ट्रासेप्टिव रेट्स है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं कि ये फैमिली प्लानिंग में यूज होते हैं ताकि बच्चों की जो एक तादाद है उसको कंट्रोल किया जा सके, बर्डन ना हो। लेकिन हमारे यहाँ उसका प्रेवलेंस रेट ही बहुत ज्यादा कम है, और इस वजह से क्या हुआ है कि इन ह्यूमन बर्डन क्रिएट हो गया है ऑन मीगर रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज इतने हैं ही नहीं, लेकिन उस पर बर्डन बहुत ज्यादा हो गया है। सो एज अ रिजल्ट ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या कर रहा है, बैडली हैम्पर कर रहा है। फिर उसके बाद बजटिंग विद कंस्ट्रेंट। हमारे जैसा कि लास्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि बजट डेफिसिट कब आता है, जब आपके रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंडिचर से कम हो जाए, उसकी वजह से बजट डेफिसिट आता है। बजट डेफिसिट आपका नेशनल डेट में कन्वर्ट हो जाता है। 8% हमारा डेफिसिट रहा है लास्ट 5 बजट। पाकिस्तान हैज बीन स्ट्रगलिंग विद लो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर 3 डेकेड्स, यानी 30 साल से हम इसी इसी मामले में फंसे हुए हैं। हमारी 1990 से जो ग्रोथ रेट है वो 4.2 रहा है। ग्रोथ रेट कब इंक्रीज होता है, जब आपका बजट डेफिसिट कम होता है, जब गवर्नमेंट की सेविंग ज्यादा होती है, जब ऑस्टेरिटी में ज्यादा होते हैं, जब आप डेट जो है वो इतना ज्यादा नहीं लेते, लेकिन हमारा जो है वो कम है, जो कि हमारा साउथ एशिया में किसी भी कंपैरिजन से बहुत कम है। इन द पास्ट 3 years पाकिस्तान एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट हैज फॉलन इवन फर्दर टू एवरेज ऑफ 1.9%। इसकी वजह क्या है, हम क्या है कि बाइटिंग मोर देन द स्टेट कैन च्यू, कि हमारा हम अपने पॉलिटिकल कैपिटल को जिंदा रखने के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं कि हम एक्सपेंडिचर ज्यादा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, तेल पे सब्सिडीज दे रही है या दूसरी सब्सिडीज दोबारा दे रही है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास उस सब्सिडी को पूरा करने के लिए डेट लेना पड़ेगा। डेट लेना पड़ेगा तो इकोनॉमी पे बर्डन होगा, और इकोनॉमिक कैपिटल आपका क्या होता जाएगा, इरोड होता जाएगा। फिर उसके बाद एनएफसी में भी बड़ा मसला है। अब एनएफसी क्या है, इसमें ये कहा गया कि आपने 7th एनएफसी अवार्ड में कि 57% किसको देना है, सूबों को, और 43.2 पॉइंट समथिंग सेंटर के पास होगा। लेकिन मेजर सारा जो आपके पास गवर्नमेंट मशीनरी है उसको रन आपका सेंटर कर रहा है। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास जो इस इतने पैसे नहीं है सेंटर के पास कि उसको फुलफिल कर सके, जिसको रिविजिट करने की जरूरत है। जैसे वो कहते हैं कि इकोनॉमी इज टू लेट व्हेन यू आर एट द एंड ऑफ योर पर्स। जब आपके पैसे खत्म होने वाले हों तो फिर कोई जो है वो जो है वो नहीं कर सकता। गेम चेंजर बजट कहा है इसको। कौन कौन सा होता है, ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, इंसेंटिवाइज इसमें किया जाता है, बट विल एक्सरबेट एक्सटर्नल अकाउंट इश्यूज। ये आप एनएफसी देख सकते हैं जी, ये आपके पास इस पे रिलाई कर रहा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में टैक्सेशन इशू है, यानी जो हमने टैक्स टू डीडीपी रेशियो देखा था जो 9% है अराउंड। हमारे पास जो टैक्स व्हील है वो पुराना ऑर्थोडॉक्स वही चल रहा है अभी तक, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स एक टैक्स लिटरेसी एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे पास एक कॉन्फिडेंस लैग आता है कि भाई हम टैक्स क्यों दें, हमारे टैक्स की तो वैल्यू ही कोई नहीं है। जिसकी वजह से आपके पास लो टैक्स टू डीडीपी रेशियो है। और हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, जिसमें आपके पास जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स है, या और दूसरे वेल्थ टैक्स है, उस पे हम रिलाई कर रहे हैं, हम डायरेक्ट टैक्सेस लगा ही नहीं रहे। उसके बाद टैक्स एग्जम्पशन हमने दी हुई हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज को जो डिफरेंट सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज हैं, जिसकी वजह से आपका फ्री मार्केट कंपटीशन लॉस हो जाता है, और नेशनल एक्सक्योर को भी लॉस होता है। और उसके बाद हमारी जो टैक्सेशन मशीनरी है या ह्यूमन रिसोर्स है,
वो आउटमोडेड है और आउटडेटेड है आपके पास। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हम ओवर एम्बिशियस रेवेन्यू टारगेट्स कर लेते हैं, जो करप्ट प्रैक्टिसेस और इनफॉर्मल और अनडॉक्यूमेंट सेक्टर की वजह से हमारे फुलफिल ही नहीं होते, क्योंकि उनको एक इजी एस्केप मिल जाता है। जैसे आज भी आप मेजर शॉप्स पे जाएं तो वहां पे उनके पास वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाली मशीन ही नहीं होती, क्योंकि वो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। सो पाकिस्तान की जो मेजर इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल है और अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में। इसकी जो मेजर रीजन है वो है एक लीगल कोड होता है टैक्सेशन का, कि वो इंटर प्रोविंशियल भी अगर हम देखें तो उस पे भी उनके साथ मसले चल रहे हैं। और दूसरी साइड पे अगर किसी ने टैक्स फाइलर बनना है तो उसके लिए भी मसले हैं। और अगर फॉर एग्जांपल वो कोर्ट में केस चला गया, लिटिगेशन किसी ने कर दी कि ये तो टैक्स ही नहीं दे रहे, तो वो फंसे रहते हैं, वो केस पर लॉन्ग होते रहते हैं। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि अक्टूबर 12 2020 को एफबीआर के चेयरमैन ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने ये कहा था कि 1.856 ट्रिलियन जो रेवेन्यू है वो टैक्स लिटिगेशन की वजह से फंसा हुआ है। और उसके बाद जो टैक्स देता है उस पर तो इतना बर्डनाइज कर देते हैं, और उसके बाद डिजिटलाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। देन अगली जो मसला है वो है डेट ट्रैप एंड नॉन प्रॉफिटेबल स्टेट ओन एंटिटीज। डेट जो है आपका एक्सीडेड $100 बिलियन। इसमें डेब्ट सर्विसेज जो है सर्विसिंग के डेट का जो पैसा हमने वापस करना है, ये 35% ऑफ टोटल बजट, जो कि 8.4 ट्रिलियन फॉर नेक्स्ट ये फिजिकल ईयर, जो कि लास्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। इतना ज्यादा 35% ऑफ द बजट आप डेट सर्विसेज में दे रहे हैं। हर बंदा अभी इस टाइम पे, जो पाकिस्तानी मैन एंड वुमेन है, वो इस टाइम पे 1,72,727 रुपीज का इंडेप्टेड है। 87% of the GDP with the huge borrowing, the country has violated fiscal responsibility and debt limitation act, जो कि below 60% पे करता है। तो इतना ज्यादा हम ऊपर चले गए हैं। And in this scenario, non-tax revenue remain lackluster due to the bleeding state-owned enterprises, and tax revenue remains unrealistic। जैसे 4.49 हमने ट्रिलियन लास्ट ईयर कहा था, और अभी 5.59 ट्रिलियन का है, कि जो कि हम उसको पूरा नहीं कर सकते। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर, जो कि बेसिस है। अभी हम फूड इंपोर्टर बन चुके हैं। कितनी मजे वाली बात है कि एक साइड पे अभी हमारे एग्रीकल्चर एग्रेरियन कंट्री हैं, ड्यू टू रीजंस हम फूड इंपोर्टर बन चुके हैं। फूड इन्फ्लेशन इज बिकॉज यू हैव बिकम अ फूड इंपोर्टर। आपके पास वीट नहीं है, शुगर नहीं है, आपके जो पाम एंड ऑयल है उसकी इंटरनेशनल प्राइसेस जब फ्लक्चुएट करेंगी तो आपका बुरा इम्पैक्ट होगा। और एज अ रिजल्ट शुगर और वीट जो है वो इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेंगे। प्राइस कंट्रोल कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट 70% पल्सेस। पल्सेस होता है मतलब दालें आपके पास जो बेसिक है, वो 70% हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो कि बड़ा एक सेटबैक है हमारे जैसे मुल्क के लिए। ग्रोथ ऑफ एग्री सेक्टर एंड होर्डिंग की वजह से एक्सपोर्ट कोटास हैव पुश द गवर्नमेंट टू इंपोर्ट फूड आइटम्स जस्ट टू अवॉइड इन्फ्लेशन। ये सारा चलता है। उसके बाद आपके पास अनडॉक्यूमेंटेड अनडिजिटलाइज्ड इकोनॉमी है, जिसमें आपके पास लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंटरनेशनल 92% वुमेन अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में काम कर रही हैं। 67% अर्बन एम्प्लॉयमेंट अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जिसके मुताबिक 56% जो जीडीपी है वो इनफॉर्मल है, अनडॉक्यूमेंट इकोनॉमी है, जिसकी वैल्यू 180 बिलियन यूएस डॉलर्स पर एनम बनती है। वजह क्या है इसकी? वजह है कि लोग टैक्सेस को अवॉइड करना चाहते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि लोग इस तरफ आते नहीं है। एज अ रिजल्ट आपके पास जो ब्लैक इकोनॉमी है वो थ्राइव करती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर चली जाती है, क्योंकि इससे स्टेट की क्रेडिबिलिटी भी डेंट होती है और हमारा पोटेंशियल रेवेन्यू भी लॉस होता है। पाकिस्तान में जो अगला मसला है वो वैल्यू एडेड गुड्स सर्विसेज एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो टेक्सटाइल है वो मेजर है, जिसकी वजह से हमारे करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उसको स्टेबिलिटी मिलती है। उसके अलावा हमारे पास कोई और वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट बेस ही नहीं है। ठीक है जी। जिसकी वजह से जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है वो हो ही नहीं पा रही, और एज अ रिजल्ट हम वो एक्सपोर्ट वर्सेस जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारा चलता आ रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। एंड जो रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो भी परपेचुएट होता रहता है। और उसके बाद हमारे पास एक्सपोर्ट बेस्ड सेल्फ सफिशिएंसी भी नहीं है,
सो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये क्राइसिस जो है वो चल रहा है। सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स। इसमें आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज है, देन उसके बाद आप देख सकते हैं जो फ्लड्स हैं, पेंडेमिक्स हैं, लाइक ऑल द थिंग्स। लेकिन ये बेसिक्स जो हैं वो अभी आपके पास जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को हर्ट कर रही है। देन अब वे फॉरवर्ड क्या है जी, बारी बारी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए जिसमें हम क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा रोड मैप। इसके 3 पिलर्स होने चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इन 3 चीज़ों को फॉलो करेगी। एक्सपोर्ट बेस हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, इम्पोर्ट्स को कम करना है, और चूंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमने सोशल वल्नरेबिलिटी नेट्स भी लेके आने हैं, जैसे एहसास प्रोग्राम है, बेनजीर भुट्टो प्रोग्राम था, ताकि उन लोगों को इन्फ्लेशन का जो काउंटर इफेक्ट्स हैं उनको काउंटर किया जा सके। देन उसके बाद हमें गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो है उसको बिल्ड करनी पड़ेगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास जितने ज्यादा इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे, उतनी ज्यादा गवर्नेंस अच्छी होगी, जितनी अकाउंटेबिलिटी होगी, उतनी आपके पास इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होगी। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रांग करना पड़ेगा। ट्रू डेवोल्यूशन, जैसे 140A आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड 32 ये कहता है कि आफ्टर 18 अमेंडमेंट आपने जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन लाजमी करवाने हैं। अब लोकल गवर्नमेंट क्या है कि ये बेसिक पिलर है डेमोक्रेसी का। आप यूएस का मॉडल देख लें या यूके का मॉडल देख लें, वो सक्सेसफुल क्यों है? वो सक्सेसफुल इस वजह से हैं कि वहां पे आपके पास जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रांग है। ये क्या क्या है कि आपके पास जो नीड्स हैं लोगों की और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वहीं पे ये उसको करते हैं, देन वहीं पे लोगों पे लगाते हैं। इस तरह लोगों की जरूरियात उनके डोर स्टेप पे पूरी हो जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये नहीं है, लेकिन हमें लेके आना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें प्ली बार्गेन और इस तरह की जो अकाउंटेबिलिटी है उसके मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स लेके आए, इसमें पर्सनल एवेल्युएशन बेस्ड जो रिपोर्ट्स हैं उनकी बेस पे उनकी प्रमोशन करें, कैपेसिटी इश्यूज को एड्रेस करें, और जो आपके पास सिविल सर्वेंट्स हैं उनको सैलरी के इंसेंटिव्स दें, टेन्योर सिक्योरिटी दें, और उसके बाद ग्रेजुअली शिफ्ट करें टूवर्ड स्पेशलाइज्ड ब्रोक्रेसी, ताकि आपकी जितनी ज़्यादा इफेक्टिव ब्रोक्रेसी होगी उतनी ज़्यादा इकॉनमी स्ट्रांग होगी। और ई गवर्नेंस को लेके आए टू एरेडिकेट रेड टेपिज्म, नेपोटिज्म और जो लैक ऑफ मेरिटोक्रेसी है, ताकि सारे, अब देखिए जहाँ जहाँ पे भी आपके पास ई गवर्नेंस है वहाँ पे रेड टेपिज्म और इस तरह के जो मामलात हैं उनके उनके चांसेस कम हो जाते हैं। देन उसके बाद अकाउंटेबिलिटी लेके आए, नेशनल इकोनॉमिक नैरेटिव भी प्रमोट करें, टूरिज्म। देन उसके बाद हमने जो बात की थी, हमारा जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लेके आए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, क्योंकि ये एक एक थ्रोन है इन द बैक ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज। मीडिया को इन्वॉल्व करें और क्लरिक को इन्वॉल्व करें, जैसा कि ईरान वालों ने इसमें किया था कि उनके वो आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, और उस पे उसके और उनको बताएं कि आपकी जो पॉपुलेशन है, बच्चे ज्यादा पैदा करें, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, और आप बच्चों को ना तो क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं ना क्वालिटी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। और मेल और फीमेल दोनों को कॉन्ट्रासेप्टिव दें, कि अब जैसा कि जो एक रिसर्च के मुताबिक मेल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो 80% ज्यादा इफेक्टिव है। और इसके लिए आप मेड इन पाकिस्तान लेके आए, यहाँ पे उनको इंसेंटिवाइज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स पाकिस्तान में बने और लोग उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। उसके बाद आप देखें कि जी फ्लैश पॉइंट्स चार्ट आउट कर लें कि जैसे ताइवान ने क्या किया कि जहाँ पे आपके पास ज्यादा पॉपुलेशन थी वहाँ पे उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन लिया और उसको उन्होंने इफेक्टिवली काउंटर कर लिया। उसके बाद एक मल्टीपल पॉपुलेशन स्टडीज जो है उसको काउंटर करें इनटू सिंगल वन। पॉपुलेशन वेलफेयर को आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में लेके आए, मैन पावर को डबल करें, रिसोर्सेज को डबल करें। हाउस मिडवाइफ्स और LHW जो कि बांग्लादेश में उन्होंने यूज करके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया था उसको आप कंट्रोल करें। बजटिंग विद कंस्ट्रेन वाला जो इशू है उसको NFC अवार्ड को रिविजिट करें कि सेंटर को अनएक्सेप्टेबल है, और सेंटर को क्या करना चाहिए, अपने टैक्स रेवेन्यू को एक्सपेंड करना चाहिए, ऑस्टेरिटी मेजर्स लेके आने चाहिए ताकि लिविंग ऑन द एज उसको खत्म किया जा सके। जो आपके पास स्टेट ओन इंटरप्राइजेज और जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल स्टाफ है उसको क्या करें कि आप उसको लिक्विडेट कर दें, ताकि आपके पास जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसको इंक्रीज किया जा सके। ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करें, दिस इज द की इन द 21st सेंचुरी। इसके बजाय इसके कि आप आई कैचिंग मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें ये
अब मेट्रो ट्रेन है या ऑरेंज लाइन है जिस पे आपको सब्सिडी भी देनी पड़ती है, उसको आप खत्म करें। देन उसके बाद जो प्रिविलेज हैं, जैसे हम दुनिया में एक निज़ाम है वेल्थ टैक्स, उसको आप लगाएं प्रोपोर्शनेट टू देयर वेल्थ। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपकी इकॉनमी जो है वो थ्राइव करनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर डी सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर, कि उसको आप सिक्योरिटी से दूर लेके जाएं। जिस तरह वो जियो इकोनॉमिक्स की बात करती है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, वो टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग पे लेके आए जो कि चाइना का मॉडल है। फिर ट्रांजिट ट्रेड इकोनॉमी, अब ट्रांजिट ट्रेड इकोनॉमी क्या है कि पाकिस्तान क्या है कि बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान है। फिर पाकिस्तान क्या है कि अफगानिस्तान और ऊपर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, नीचे इंडो पैसे जो आपके बहिर अरब है वहां तक ये रास्ता है। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, टैक्सेशन इशू को रिजॉल्व करें, नेशनल टैक्स कल्चर को इवॉल्व करें, टैक्स लिटरेसी है, टैक्स ट्रेंड है, मीडिया स्ट्रेटजी को यूज करें, और एक नेशनल टैक्स पॉलिसी बनाएं, और एग्रीकल्चर को टैक्स करें, स्पेशली द पोल्ट्री। अब देखें वहां पे पानी पे टैक्स देते नहीं है वो, किसी और चीज पे एग्रीकल्चर में टैक्स दिया ही नहीं जाता। अब वहां पे आपके पास बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है, आप उसको टैक्स करें ताकि आपका जो रेवेन्यू है उसकी बेस इंक्रीज हो सके। स्मगलिंग को आप रोकें। जैसे अब पाकिस्तान में मेजर जो एक और इशू प्रिवेल कर रहा है इस टाइम पे, एक तो बॉर्डर स्मगलिंग है, देन उसके बाद ईरान और जो अफगानिस्तान वाला है वहाँ पे स्मगलिंग है, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बड़ा ही डिजास्टर्स है, उसको भी आप काउंटर करें। देन टैक्स कोड को सिंप्लीफाई करें और टैक्स ट्रिब्यूनल्स बनाएं फॉर स्पीडी डिस्पोजल, ताकि हमारा जो वो स्नेल स्पीड टैक्स लिटिगेशन है उसको खत्म किया जा सके। ई टैक्सेशन लेके आए, इंसेंटिव बेस्ड टैक्स लेके आए कि फाइलर वर्सेस नॉन फाइलर पे दी तो जा रही है लेकिन अभी उसको इंक्रीज करें। एफपीआर की मॉडर्नाइजेशन करें। उसके बाद रियलिस्टिक टैक्सेशन गोल्स सेट करें। इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डिवीजन जो कि टैक्सेशन मैटर पे एक आपके पास इदारा है, उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसको डिजिटलाइज करें। और टैक्स बाय विल नॉट बाय एक्सटॉर्शन, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये एक जी आपके पास डेट ट्रैप है, इक्वेटेरियन रेमेडी है, इसको आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद आप हाउ कैन गवर्नमेंट कंट्रोल इन्फ्लेशन। उसके बाद एग्री जो डिक्लाइन है उसको नेट फूड इम्पोर्टर किस तरह किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। एग्री स्टिमुलस पैकेज, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, कि वो आप पैकेजेस दें। ई एग्रीकल्चर के इनिशिएटिव्स लेके आए, यानी सारा जो बीज है प्लस इसमें ई एग्रीकल्चर में आपके पास जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनको आप फार्मर्स के साथ इंटीग्रेट करें, को मोबाइल ऐप बना लें जहाँ पे वो उनके साथ कनेक्ट कर सकें, और उनको एट डोर स्टेप वो सारी जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, जिसमें मॉडर्न सीड्स हैं, उसके बाद मॉडर्न जो सॉइल असेसमेंट है, देन उसके बाद ऑल ऑल द थिंग्स जो कि रिक्वायर्ड हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लेके आए, क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स लेके आए। चाइना चाइना से भी आप ले सकते हैं। देन दूसरी जिसमें इसराइल का मॉडल बड़ा अच्छा है, नेदरलैंड का मॉडल बड़ा अच्छा है, न्यूजीलैंड का मॉडल बड़ा अच्छा है, वहां से आप ले सकते हैं। फिर जो वाटर लैग सॉइल है, अभी जो आफ्टर फ्लड्स जो एक बड़ा इशू बनेगा, उसको आप काउंटर करने के लिए अफेक्टिव मेजर्स लेके आए, वाटर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें और वाटर को सेव करें, रिसर्च और इनोवेशन को एक्सपेंड करें ताकि प्रोडक्शन आपकी एक्सपेंड हो सके। उसके बाद वेयर हाउसिंग कमोडिटीज फॉर लॉन्गर पीरियड, ताकि आपके पास जो कमोडिटीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। जैसे गवर्नमेंट ने लेवी को रिड्यूस किया था फ्रॉम 8% टू 3%, जो कि बड़ा इफेक्टिव यूज हो सकता है। स्मॉल फार्मर जिसे माइक्रो फाइनेंसिंग कहते हैं, जो कि इंडिया की प्रैक्टिस है, कि आप छोटे छोटे फार्मर्स को जिनके पास 5 से 10 एकर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोन दें, उनको एग्रीकल्चर मशीनरी दें, फिर उनको जो है वो इंसेंटिव ज्यादा दें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। फिर उसके बाद इकोनॉमी को आप डॉक्यूमेंटेशन करें, वैल्यू एडेड बेस जो है वो सर्विस इंडस्ट्री उसको डेवलप करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एक्सपेंशन करें, क्रॉस सेक्टोरल इंसेंटिव्स दें जिसमें क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें, टूरिज्म और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो हैं जैसे फ्रीलांसिंग है पाकिस्तान में डिफरेंट जो है उनको एक तो सिंप्लीफाई करें, और पूरी दुनिया में एक अच्छा नैरेटिव जो है उसको प्रमोट करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट हो सकें। फिर एक्सपोज एंड गालास करें, क्वालिटी एश्योरेंस करें कि जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी कंपेटिटिवनेस अच्छी हो। उसके बाद जो CPEC 2 है, जो बिजनेस टू बिजनेस एंड पीपल टू पीपल, कंपनी टू कंपनी आपके पास एक एक सॉर्ट ऑफ जो रोल प्ले कर रहा है उसको आप इंक्रीज करें।
रियल एस्टेट पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन लगाएं ताकि आपके पास जो उसको ऑफलोड भी रखा जा सके और उसको बूम को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज करें, रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट करें, जो पेट्रोकेमिकल्स हैं। रेलवेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करें ताकि डीजल इंपोर्ट्स को कट किया जा सके। एफ और IMF के साथ कंप्लायंस शो करें ताकि जो एक साइकिल है इसको ख़त्म किया जा सके। और ये नीचे एक सर्कुलर डेट ग्लोर है, इस पे आप असाइनमेंट बना के नंबर शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ, उस पे आप शेयर कर सकते हैं। और ये कुछ लिंक्स हैं। दिस वाज ऑल अबाउट एक पाकिस्तान इकोनॉमी जिसमें हमने बेसिक्स को देखा, इश्यूज को देखा एंड वे फॉरवर्ड को देखा। ये लिंक्स मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, आप इनको पढ़ सकते हैं। और ये कुछ आर्टिकल्स हैं जहाँ से ये जो मैंने इनको लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस।